हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आपको हेडिंग तो दिख ही रहा होगा ना, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में दो टाइप के प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए और एक इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का जो भी प्री बोर्ड एग्जाम था वो तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का भी पेपर मैं डिस्कस कर दूंगा, मुझे कमेंट करके बोलना आप लोग, ठीक है। और ये जो पेपर है बेसिकली सीबीएसई के फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे छोटी सी इंस्ट्रक्शंस है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। टोटल टाइम 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 40 होने वाले हैं पूरे पेपर में। यहां पर आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवीजन होगा। कैसे? 20+20+10 क्वेश्चन का। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चन, लेकिन सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में एक कहानी और भी है, वहां केस स्टडी क्वेश्चन होने वाले हैं। एनीवे, सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन में से हमें 16 करने होंगे, कोई से भी 16 किसी भी सीक्वेंस में। ऐसे ही सेक्शन बी में 20 में से 16 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन सेक्शन सी की बारी आएगी तो वहां पर गिवन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी 8 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 16 + 16 + 8 फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी रेस्पेक्टिवली। टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा पहले क्वेश्चन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं सेक्शन ए से हम स्टार्ट होने वाले हैं। यहां पर आपको कोई से भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दिख रहा है ना यहां पे, इसका डोमेन हमसे पूछा गया है। देखो बेसिक कंसेप्ट ये है कि साइन इनवर्स एक्स अगर आपको डिफाइंड करना है तो एक्स इस इंटरवल में होना चाहिए, यानी ये तो डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स के लिए। यहां पर x का काम कौन कर रहा है बच्चों? तो √2 - x, समझे? तो ये आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब यहां से आपको ना x के ऊपर कंडीशन निकालनी है। अगर पूरे में स्क्वायरिंग में कर दूंगा बच्चों तो ये इंटरवल देखो अब इस तरीके से बन जाएगा। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है। अब पूरे में ना आप -2 कर दो। जैसे ही -2 करोगे आपको इनइक्वालिटी देखो इस तरीके से दिखेगी, है ना? बात समझ आ रही है? 1 - 2 -1 आएगा बच्चों यहां पर, ठीक है। चलिए इनइक्वालिटी इस तरीके से दिखेगी। अब पूरे में मैं क्या करूंगा? -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, यानी देखो इस तरीके से हो जाएगी, जिसे अगर मैं रीराइट करूंगा सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। अब बस यहां से आपको डोमेन ऑफ दिस फंक्शन की वैल्यू मिल चुकी है कि x बिलोंग करेगा 1, 2 क्लोज इंटरवल, यानी ऑप्शन सी। एक बार चेक करो, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। यानी क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहां पर। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है? देखो यहां पर आपको एक फंक्शन y दे रखा है, आपको dy/dx निकालना है। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। यहां पर y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, यहां पर लगेगा चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी 4 sin³ x, फिर sin x का करोगे तो cos x आएगा। यहां पर प्लस का 4 cos³ x, लेकिन cos x का करने की वजह से माइनस sin x आएगा। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन बाकी है। पूरे में से 4 sin x इंटू cos x मैं कॉमन लेने वाला हूं, तो यहां पर देखो ऐसे दिखेगा। देखो 4 cos x कॉमन लिया और एक sin x भी, तो यहां पर तो sin² x मिलेगा। यहां पर माइनस, ये माइनस दिख रहा है ना, और ये प्लस, तो माइनस हो गया। यहां से sin x बाहर गया, मतलब यहां पर cos² x छोड़ के जाएगा क्योंकि cos x भी तो बाहर जाएगा। फिलहाल बाहर मैं इसको 2 × 2 sin x इंटू cos x करने वाला हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। और ब्रैकेट में अगर मैं इसको -cos2x लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? cos2x वाला फॉर्मूला यानी cos² x - sin² x होता है, लेकिन यहां पर उल्टा है ना, sin² - cos² है, इसलिए -cos2x लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। अब यहां पर इस 2 sin x इंटू cos x को हम लोग लिखेंगे 2 sin 2x ऐसे, और यहां से -cos2x तो पहले से ही है, माइनस को अगर आप चाहो तो आगे लगा लो, तो ये देखो इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब माइनस का साइन एज इट इज। अब sin 2a वाला फॉर्मूला मतलब sin 2 टाइम्स ऑफ द एंगल, यानी -sin 4x आ जाएगा। मतलब ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ें।
अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 3 आपके सामने आ चुका है बच्चों। वैसे तो क्वेश्चन 4 5 भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन चलिए काम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन 3 के साथ। यहां पर P और Q आपको दो डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिनके ऑर्डर्स ये रहे, P का ऑर्डर और Q का ऑर्डर। तो आपसे ना मैट्रिक्स P इंटू Q का ऑर्डर पूछा गया है। P इंटू Q का ऑर्डर, P का ऑर्डर क्या है बच्चों? तो P का ऑर्डर है 3/n। अच्छा, Q का ऑर्डर क्या है? तो n/p। तो यहां पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो इसको तो छोड़ो, जो दिख रहा है जिसको अंडरलाइन नहीं किया मैंने उसको लिख दो, यानी 3/p। तो 3/p का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 3 का सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 को भी देख लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन 4 में क्या बोला हुआ है? इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको दे रखी है मैट्रिक्स ए के लिए, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। देखो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। यहां पर n का मतलब क्या है? n इज द ऑर्डर, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। बात समझ आई सभी को? ठीक है। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं यहां पर काम करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा भैया? मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, नाउ दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1। n यानी ऑर्डर, ऑर्डर यानी 3 इस क्वेश्चन में दे रखा है, यहां पर देख लो। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब 5 है, 3 - 1 यानी 2, यानी 5 स्क्वायर यानी 25। 25 यानी ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 5 को भी देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है? क्वेश्चन 5 में हमसे स्लोप पूछा हुआ है, टेंजेंट ऑन दिस कर्व एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया हुआ है। चलो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। dy/dx ये बनेगा 3x² - 1। अपने डेरिवेटिव में जैसे ही आप लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डालते हैं, डेरिवेटिव में जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को डालोगे आपका काम यहां से बन जाएगा 3 × 2² - 1 क्या बनेगा? 12 - 1 यानी 11, यानी ऑप्शन सी। समझे? क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लो, इसी पेज पे दिख रहा है। क्या बोला गया है आपसे? यहां पर कह रहा है कि दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 0। बेसिकली नल मैट्रिक्स होना चाहिए वो। तो यहां से x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए काम शुरू करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा मुझे। रो 1 × c1 क्या बनेगा बच्चों? x × 1 यानी x प्लस 1 × -2 यानी -2 आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा? रो 1 × c2 x × 0 प्लस 1 × 0 यानी 0 हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद RHS में मुझे यहां पर नल मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा जो कि उसी ऑर्डर का होगा जो कि LHS में है, यानी 1/2। तो ये भी 1/2 का ही होगा। यहां पर जैसे ही आप दोनों साइड को कंपेयर करेंगे, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने के कारण इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। 2 का मतलब 6th का ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं बच्चों। 6th का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा क्या पूछा हुआ है? द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन आर विच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट ए। देखो सेट ए में एलिमेंट्स हैं D, O, E। ठीक है, DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है? जब वो रिफ्लेक्सिव हो, जब वो सिमेट्रिक हो और जब वो ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है। अब यहां पर रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन फुलफिल करने वाला सिर्फ ऑप्शन ए है बच्चों, चेक करके देख लो। ठीक है ना? तो इसका मतलब 7th का ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, काम खत्म। अब जरा क्वेश्चन 8 को भी देख लेते हैं। ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 8 को पढ़ के देखो। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर है ना वो ऑड ऑर्डर है। ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पक्का 0 आएगा। ये मैंने आपको अभी 2 दिन पहले जो हमारा प्लेजर टेस्ट नंबर 11 डिस्कस किया था मैंने, उसके सॉल्यूशन में बताया था मैंने। पहले ही क्वेश्चन में ये कंसेप्ट डिस्कस किया था मैंने। ठीक है। तो आपको नॉलेज होगी, डायरेक्टली आंसर लिख दोगे, नहीं तो सॉल्व करते रहना। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है आपसे? क्वेश्चन 9 में पढ़ते हैं, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर। देखो यहां पर आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, यहां पर z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू गिवन है और बोला गया है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगा एट बोथ द पॉइंट्स 2,4 एंड 4,0। तो आपको बताना है कौन से वाला ऑप्शन यहां पर एप्रोप्रिएट होने वाला है।
देखो z की वैल्यू 2,4 पे निकालो या z की वैल्यू 4,0 पे निकालो, इन दोनों पे ही z का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो मतलब यहां से तो वैल्यू सेम बनने वाली है। लेकिन ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x और y कोऑर्डिनेट हम डाल देंगे अपने कॉर्नर पॉइंट में से लेकर। चलिए काम शुरू करते हैं, यानी x की जगह 2 और y की जगह 4 यहां पर डालेंगे px प्लस qy में, तो ये क्या बनेगा 2p प्लस 4q। RHS में क्या होगा 4p प्लस q इंटू 0 यानी 0 ही हो जाएगा। यहां से अगर हम साइड चेंज करेंगे तो 4q इक्वल टू 4p माइनस 2p यानी 2p ही बनेगा, तो यहां से p इक्वल्स 2q आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन 10 को भी देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 10 आपके सामने। इसमें पूछा है इंटरवल इन विच दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीज हो रहा होगा तो इसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर बाहर, e की पावर माइनस एक्स का बिल्कुल सेम, पावर का भी डेरिवेटिव होगा, चेन रूल समझे, तो -1 आएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, यहां प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी यूज हुआ है। पूरे में से e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉमन लेंगे, तो e की पावर माइनस एक्स तो गया, इंटू एक्स भी गया, मतलब माइनस एक्स बचेगा, और यहां पर आपका प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने जाऊंगा, तो उसके लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे, यानी इस पूरे को 0 के इक्वल मैं रखने वाला हूं। तो e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स और यहाँ 2 माइनस एक्स, ये पूरा 0 के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अपना नंबर लाइन बना लेते हैं, यानी यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां 0, यहां 2 और यहां पर इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, अब यहां से अपने इंटरवल्स के हिसाब से मैं वैल्यूज पुट करके देखूंगा डेरिवेटिव में। तो चलो यहां से कहानी शुरू करते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच का कोई सा भी नंबर मैं ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने -1 ले लिया, तो -1 यहां लेंगे तो ब्रैकेट तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये आपका बाहर x दिख रहा है तो वो नेगेटिव दिख जाएगा। कहने का मतलब ये पूरा यहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव होने वाला है। देखो e की पावर माइनस एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, यानी इसको तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। x इंटू माइनस एक्स प्लस 2 इसको चेक करूंगा मैं। ठीक है, अच्छा इस इंटरवल में से अगर मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं जरा, तो अगर 1 लोगे यहां पर तो क्या बनने वाला है बच्चों, यहां से 1 लोगे तो यहां पर क्या होगा, ये तो 1। ठीक है, यहां -1 प्लस 2 यानी ये यहां पर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी पॉजिटिव दे देगा। यहां से अगर चेक करोगे जैसे 3 ले लो तो ये 3, यहां -3 प्लस 2, 2 - 3 माइनस का 1, और यहां बाहर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव यानी यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव कहां पर है बच्चों, डेरिवेटिव पॉजिटिव है इन द इंटरवल 0,2, तो इसी में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, समझे। तो यहां पर इंक्रीजिंग यानी ऑप्शन डी एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे होगा जी, देखो कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब हुआ π/3। ठीक है, अच्छा यहां पर 2 कॉसिकेंट इनवर्स 2, अब कॉसिकेंट इनवर्स 2 का मतलब हुआ π/6, तो ये क्या बना बच्चों, तो ये तो π/3 और ये भी π/3 हो जाएगा, मतलब 2π/3, मतलब ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन 12 बेसिकली कैसा क्वेश्चन है, आपको एक रिलेशन डिफाइन करके दिया गया है इस सेट में, जहां पर रिलेशन की वैल्यू ये रही, तो आपसे पूछा गया है कि ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, गिवन सेट को देखो। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसके बाद मैं आपको ट्रांजिटिविटी के बारे में भी बता देता हूं। देखो यहां पर 1,2 एंड 2,1 प्रेजेंट है, तो 1,1 तो होना चाहिए, मतलब ये ट्रांजिटिव लग रहा है। लेकिन ऐसे देखना 2,1 है, 1,2 है, लेकिन क्या 2,2 आपके रिलेशन में है, क्या 2,2 आपके रिलेशन में है, तो नहीं है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कहने का मतलब फिलहाल रिफ्लेक्सिव गया है ना, ट्रांजिटिव गया, क्या सिमेट्रिक है ये, तो सिमेट्रिक की कंडीशन बस इतनी होती है कि a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहां पर 1,2 भी रिलेशन में है एंड 2,1 भी रिलेशन में है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन होने वाला है। ऑप्शन सी चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी
समझे? बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 13। इसमें क्या करना है, देखो यहां पर साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई ये दे रखा है और आपसे dy अपॉन dx पूछा गया है। यहां पर जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे सभी में आपको यह दिख रहा होगा कि आंसर मुझे y वेरिएबल के टर्म्स में मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए काम शुरू करते हैं, कैसे होगा देख लेते हैं। देखो यहां पर एक काम करिए, आप ना x की वैल्यू निकाल लो, तो वो क्या आएगी बच्चों, साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। यहां से डिफ्रेंशिएशन तो करो लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये बनेगा dx अपॉन dy, डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव। समझे बच्चों, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, याद रखना। तो यहां पर cos a प्लस वाई, साइन y का करोगे तो cos y आ जाएगा और एंगल y का y के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। ठीक है, माइनस, अब ये साइन y बाहर, डिनोमिनेटर यानी cos a प्लस वाई वाले का करोगे तो माइनस का साइन a प्लस वाई आएगा, इसको प्लस कर दो तो यहां पर लिखो साइन a प्लस वाई। एंगल a प्लस वाई का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में करोगे तो a का 0 और प्लस y यानी y का y के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में इस वाले फैक्टर को फिलहाल मत देखो, आंख बंद कर लो इसके लिए। ठीक है, जो चीज तुम्हें दिखेगी ना बेसिकली देखो वो ये होगा, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुकना जरा। ये वाले टर्म्स को देखना, वो 0 + 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई में 1 है उसको छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो मैं दोबारा लिखना नहीं चाहता हूं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि इसको ऐसे देखो। जब ऐसे आप देख रहे होंगे तो यहां पर न्यूमरेटर में आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री का, समझे, cos a माइनस बी वाला फॉर्मूला। a का मतलब ये, b का मतलब ये रहा। ठीक है बच्चों, अब डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर मिलेगा cos a और नीचे है cos स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन ये अभी तक आपने वैल्यू निकाली है dx अपॉन dy की, तो इसका जैसे ही आप लोग रेसिप्रोकल लेंगे, जैसे ही आप लोग रेसिप्रोकल लेंगे आपका काम तो हो जाएगा। मतलब आपको dy अपॉन dx निकालना है ना, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में cos a, ऐसे। ठीक है, और ऑप्शन ए एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 14 में क्या बोला हुआ है, ये भी तो डेरिवेटिव का ही है। चलिए काम शुरू करते हैं। y इक्वल टू एक्स की पावर x दिया हुआ है तो आपको dy अपॉन dx निकालना है एट x इक्वल टू e। देखो कई बच्चों को इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली याद होगा, अगर याद है तो बढ़िया, और अगर याद नहीं है तो लॉग लेके करोगे या एक्सपोनेंशियल से करोगे। चलिए मैं एक्सपोनेंशियल से करा देता हूं या लॉग से कराऊं। लॉग वाला बच्चों को आसान लगता है लेकिन थोड़ा सा लंबा होता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है ना, जैसे मन करे वैसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है, स्टेप तो किसी को देखने नहीं है, लेकिन अगर टाइम बचा सकते हो तो टाइम बचाइए। देखिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, y इक्वल टू ई टू द पावर ln, ln यानी लॉग ऑन द बेस ऑफ e, नेचुरल लॉगरिथम, तो ln ऑफ x टू द पावर x, जो भी फंक्शन उसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको फर्दर हम देखो, अब पावर में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी चलेगी। मैंने क्या बोला, जैसे अगर आप कभी लॉग a लिखते हो ऑन द बेस ऑफ e, इसे हम लोग ln ऑफ a भी लिख सकते हैं, बस इसी चीज का मैं यूज कर रहा हूं यहां पर। अब यहां से जैसे ही डेरिवेटिव में स्टार्ट करूंगा तो dy अपॉन dx, ठीक है, तो यहां पर e वाले का तो सेम ही रहेगा, ई वाले का तो सेम ही रहेगा, लेकिन पावर में भी जाएंगे ना चेन रूल से, तो पावर का डेरिवेटिव होगा, लेकिन वहां तो प्रोडक्ट रूल कहेगा मेरे को यूज करो। तो x इंटू ln x का डेरिवेटिव यानी 1 अपॉन एक्स प्लस ln ऑफ x, और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ब्रैकेट वाला तो 1 प्लस ln x बन गया, ठीक है, लेकिन ये चीज कहां से बनी थी, ये चीज बनी थी x की पावर x से, तो इसको फिर से वही लिख दो बच्चों। ठीक है, तो ये रहा फाइनली आपका जो भी वैल्यू आने वाला है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एट x इक्वल टू ई आपको डेरिवेटिव फाइंड करना था। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। सो dy अपॉन dx में x की जगह e डाल देंगे, तो e की पावर e, यहां 1 प्लस ln ऑफ e, ठीक है, तो ln ऑफ e यानी log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e, तो 1 हो जाएगा, यानी यहां से 2 मिलेगा, बाहर e की पावर e पहले से विराजमान है। ऑप्शन सी एक बार चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या बोला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विद ईच एंट्री 0 और 2021। देखो 2x2 का डायगोनल मैट्रिक्स बना लो इस तरीके से, मतलब यहां पर आपको ये तो पता है, यहां पर आपको ये तो पता है ना
कि ये 4 एलिमेंट्स आने वाले हैं, जिसमें क्योंकि ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है पहले ही बता दिया गया, तो यहां पर पक्का 0 मिलने वाला है। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पर ये जो पोजीशन है जो कि एम्प्टी मैंने छोड़ा हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स में, यहां पर आपको 2 पोजीशन दिख रही होंगी। दोनों ही पोजीशन पे कोई से भी रियल नंबर आ सकते हैं, लेकिन हमें यहां पर 2 ही रियल नंबर दिए गए हैं। मतलब इनको फिल करने के 2 तरीके हैं और इसे फिल करने का भी 2 ही तरीका है, ठीक है ना। और यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो मैंने बता दिया, उनको फिलिंग हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, यानी ये भी 1 वे और ये भी आपका 1 वे। तो यहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंसेप्ट यूज करते हुए, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करते हुए 2 × 2 × 1 × 1 यानी इतने टोटल पॉसिबल डायगोनल मैट्रिसेस बनेंगे ऑर्डर 2 by 2 के, जिनके एलिमेंट्स 0 या 2021 होंगे। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 इसी पेज पे आपको दिख रहा होगा, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे होगा देखो, यहां पर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कंडीशन भी दे रखी है आपसे ना, ये पूछा गया है i - a होल क्यूब प्लस a की वैल्यू। सुनना ध्यान से, यहां पर i a इक्वल्स ai इक्वल्स a, ये तो यूज होने वाला है, इसको पहले से ही मैंने लिख के रख दिया। इस वजह से मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि i - a होल क्यूब में a - b होल क्यूब वाला प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं, फॉर्मूला बचपन का, ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो a क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद i क्यूब तो i ही रह जाएगा, ठीक है ना, -3i स्क्वायर, i स्क्वायर i बनेगा, i a का मतलब a होगा, पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है, प्लस 3ia स्क्वायर, a स्क्वायर यानी a, देखो यहां पर दे रखा है, तो 3ia यानी फिर से 3a, ठीक है, माइनस a क्यूब के लिए आप एक काम करो, इसको लिखो a स्क्वायर इंटू a, लेकिन a स्क्वायर आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहां देख लो फिर से, यानी ये क्या बनेगा a इंटू a। अब a इंटू यानी फिर से a स्क्वायर यानी फिर से a, कहने का मतलब a क्यूब की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, तो a आ जाएगी, यानी यहां पर फिर से a लिख लो। इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो i माइनस a मिल जाएगा, लेकिन अभी आपने किसकी वैल्यू निकाली है बच्चों, आपने वैल्यू निकाली है i माइनस a होल क्यूब की, यहां देख सकते हैं। तो यहां पर ये i माइनस a आ चुका है, इसका वैल्यू, ये माइनस a को इधर लेकर आओ तो प्लस a, नाउ दैट इज इक्वल टू i, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन एक बार चेक कर लो ना, पहले वाले ऑप्शन में ही तो यही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। यहां पर क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व एट द ओरिजिन। देखो सिंपल सी कहानी है, इसका ना डिफरेंशिएशन कर लो, वैसे तो अल्टरनेटिव भी है, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मल तरीके से करा रहा हूं। तो यहां पर डेरिवेटिव करेंगे 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 8x का मतलब सिर्फ 8 बचेगा, तो यहां से dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा बच्चों, तो यहां से आएगा 4 अपॉन y, ठीक है। तो यहां पर इसका उल्टा कर दो ताकि स्लोप ऑफ नॉर्मल का जनरल एक्सप्रेशन मिल जाए, और एक माइनस भी तो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब आपको ओरिजिन पे ये सब काम करना है, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ओरिजिन यानी 0,0 निकालना पड़ेगा, -0/4 यानी 0 आ जाएगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है ना, तो y माइनस y1 ये रहा स्लोप, x माइनस x1, समझे बच्चों। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इक्वल टू 0 यानी 17th का ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं कह रहा था ऑल्टरनेटिव, अब मैं आप लोगों से एक तरीका और बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर आप लोग डायग्राम बनाइए, तो जैसे ही डायग्राम बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस पैराबोला आपका ये वाला बनने वाला है। ओरिजिन पे टेंजेंट कौन है, ओरिजिन पे टेंजेंट है y एक्सिस, समझे। तो अगर यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी ओरिजिन है, तो यहां पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन है, तो x एक्सिस, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, तो y इक्वल टू 0, यानी एनालाइज करोगे यहां पर एनालाइज करते हुए भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, आपको ये भी कंडीशन दिया हुआ है, आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू पूछी गई है।
यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूं तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए ये तो ऐसे बनेगा और ये बनेगा 3 की पावर 3 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला हुआ है, मतलब क्या हुआ कि ये तो जीरो नहीं होगा, है ना, इतना तो क्लियर है। तो मतलब यहाँ दोनों ही तरफ से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूंगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा, यहाँ 3 की पावर 3 यानी 27 बचेगा। मतलब ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी करेक्ट। बात समझ आई। अब क्वेश्चन 19 की बारी है। यहां पर क्या बोला हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, इसे y मानो और इसे z मानो। ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, यहां z वाले को लिखो 90 माइनस टेन इनवर्स एक्स। को ये मत कहना कि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं तो डिफरेंशिएशन सॉल्व कर रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिलीटेड है, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन तो सिलेबस में है ना, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिलेबस में है। उनको समझने के लिए प्रॉपर्टीज को याद कर लोगे तो तुम्हारा क्या घाटा होगा, फायदा ही हो जाएगा, जल्दी कर लोगे चीजों को। तो यहां से आपका फंक्शन y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होने की वजह से, अब देखो ध्यान से, यहां पर होगा क्या कि आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां से टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों, सो पाई बाई टू माइनस जेड। ठीक है, तो यहां पर डाल दो पाई बाई टू माइनस जेड। अब इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि आपको इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में निकालना था, मतलब y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में निकालना था। सो dy अपॉन dz, पाई बाय टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस z का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, यानी ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर -1 आएगा। -1 का मतलब ऑप्शन ए को आप चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपके सामने है, इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये रहा और इस इंटरवल में आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। इंटरवल का मतलब तो ये हुआ 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ द क्वाड्रेंट, ठीक है ना, 0 से 2 पाई। तो इस पूरे इंटरवल में अगर मैं साइन एक्स का रेंज आपको याद दिला दूं तो रेंज तो ये होता है, तो इस पूरे इंटरवल में इसका मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी -1। समझे, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, बिना सॉल्व करे आंसर। अगर आप डेरिवेटिव के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको रोका किसने है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, और यहां से आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यानी यहां पर भी आपको कोई से भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे फ्रॉम द गिवन 20 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन एलपीपी का ही है, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोवन एज बिलो, जैसा भी आपको दिख रहा होगा। तो z इक्वल टू ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका मिनिमम वैल्यू कहां पर होगा ये आपको बताना है। देखो ये तो ओरिजन है, तो अगर z एट o निकालोगे वो तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 यानी 0 ही रहेगा। इसे पॉइंट a बोल दो, इसे पॉइंट b बोलो, इसे c, इसे d और इसे e बोलो। ठीक है, तो अगर z एट a निकालेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो यहां पर देखो 3 इंटू 0 और माइनस 4 इंटू 8 यानी माइनस का 32 आएगा। ठीक है, इसके बाद z एट e निकाल लो, आसान वाले पहले निकाल लेता हूं। तो 5,0 3 5 जा 15। ठीक है, अच्छा अब z एट b निकालना पड़ेगा भैया, अब तो कोई रास्ता नहीं है। तो 3 इंटू 4 यानी 12 माइनस 4 इंटू 10 यानी 40, तो 12 माइनस 40 यानी माइनस का 28। अब z एट c भी निकाल लो, 3 इंटू 6 यानी 18 माइनस 4 इंटू 8 यानी 32, यानी ये बनेगा माइनस का 14। क्लियर है बच्चों। z एट d भी निकाल लो, z एट d भी निकालो, तो यहां पर 6 इंटू 3 यानी 18 माइनस 5 इंटू 4 यानी 20 यानी -2। इनमें सबसे छोटा यही है बेटा, सबसे छोटा यही है, और यही आपसे पूछा हुआ है कि मिनिमम वैल्यू बताओ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो मिनिमम वैल्यू -32 कहां पर मिला, तो पॉइंट ए पे मिला, मतलब 0,8 पे मिला। बात समझ आ रही है, तो 0,8 यानी ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसमें क्या है, यहां पर आपसे एक फंक्शन दे रखा है f(x) की वैल्यू, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये फंक्शन 1 है या ऑन टू है, जैसा भी है आपको बताना है। ठीक है, देखो यहां पर एक कहानी तो क्लियर है, यहां पर एक कहानी तो क्लियर है कि f(x1) इक्वल टू f(x2) अगर आप करोगे तो यहां से 3x1 इक्वल टू 3x2 विल इंप्लाई x1 इक्वल टू x2, मतलब फंक्शन पक्का 1 फंक्शन होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ऑन टू की बारी, इसके लिए अगर फंक्शन को मैं y मानूंगा तो x आएगा y/3, तो यहां पर अगर x रियल होगा तो y भी रियल होने वाला है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है।
मतलब इसका रेंज और कोडोमेन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। मतलब फंक्शन आपका क्या होने वाला है बच्चों, फंक्शन आपका ऑन टू भी होने वाला है। तो फंक्शन 1 1 भी हुआ, फंक्शन ऑन टू भी हुआ, मतलब ऑप्शन ए आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 23 को भी देखते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या बोला हुआ है, तो क्वेश्चन 23 में आपको एक फंक्शन y एक फंक्शन x दिया हुआ है, पैरामीट्रिक का फंक्शन है बेसिकली, आपको dy/dx निकालना है। देखो कहानी सुनना ध्यान से, तो यहां पर बेसिकली हमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। चलिए काम शुरू करते हैं, dy/dt करते हैं, ई वाले का सेम रहेगा। ठीक है, चेन रूल से पावर का भी करना पड़ेगा, तो पावर का t के रेस्पेक्ट में करोगे, साइन इनवर्स t का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इसकी बारी, यानी यहां पर dx/dt निकालो, ये भी आपका देखो एज इट इज ऐसे आने वाला है। कॉस इनवर्स t का करोगे तो -1/√1 -t² आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्योंकि dy/dx निकालना है तो इसके लिए dy/dt को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा dx/dt से। यहां पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ना, तो यहां पर मिलेगा e की पावर साइन इनवर्स t और नीचे आएगा -e की पावर कॉस इनवर्स t, ये अंडर रूट वाले कट जाएंगे। ठीक है, अब e की पावर साइन इनवर्स t क्या है, तो y है, और नीचे e की पावर कॉस इनवर्स t क्या है, तो वो तो x है, और ये माइनस यहां लगा दो, -y/x, यानी ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब 24 की बारी है। 24 में क्या करना है, आपको एक फंक्शन दे रखा है यहां पर, और ये बताया भी हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, देखो मजे की बात ये सुनना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीग्रल वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे पक्का कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहां पर गिवन ऑप्शंस में से नॉन इंटीजर ऑप्शन डी वाला है, यानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 25 को देखते हैं। इसमें क्या है, आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। अब आप में से कुछ बच्चे अगर सोचें कि पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, 2/2 का ही तो है, बड़े आराम से निकलेगा, है ना, 2/2 के मैट्रिक्स का इनवर्स बड़े आराम से निकलता है। इनवर्स निकलेगा उसको मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन देख लेंगे, ऐसे आप कर सकते हो, रोका किसने है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो, यानी ए इंटू ए इनवर्स निकालो या ए इनवर्स इंटू ए निकालो, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है, और इसका ऑर्डर वही होता है जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी आप मार्क कर दो, समझे। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब रह गया क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी देखते हैं, अभी और भी हैं, डोंट वरी। द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। चलो डेरिवेटिव करते हैं, ऐसा कंसेप्ट मैं पहले भी तो डिस्कस कर चुका हूं आज की क्लास में। तो ये बनेगा 3x², ये बनेगा आपका 6x, है ना, 2x आएगा, 3 पहले से ही है, और ये 3, पूरे में से 3 कॉमन लो, x² + 2x + 1। देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बना x + 1 का होल स्क्वायर। x + 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि x + 1 का होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो ये भी तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा बच्चों। मतलब आप ये कह रहे हो कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यूज। अब रियल वैल्यूज मतलब x बिलोंगिंग टू -∞ से इन्फिनिटी। तो अगर इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन पक्का इंक्रीजिंग होगा। तो बस ऑप्शन ए को मार्क कर दो। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब क्वेश्चन 27 में क्या है, यहां पर आपसे ना x की वैल्यू पूछी गई है और ये कंडीशन गिवन है। ध्यान से सुनना, ये साइन दिख रहा है आपको, इस साइन को ना यहां पर आप 1 देख रहे होंगे, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स x/5, ब्रैकेट वाला लिख रहा हूं, कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 1, समझे। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है, तो यहां π/2 लिख लो। अब इसके बाद फिर से प्रॉपर्टी की कहानी मैं गाने वाला हूं। मतलब क्या है ना कि प्रॉपर्टी आप याद तो कर लो बच्चों, भले ही आप उसके ऊपर 50 क्वेश्चन ना करो, लेकिन प्रॉपर्टी याद तो कर लो। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, समझे, यानी साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है
वही इनपुट कॉस इनवर्स के अंदर हो तो दोनों को ऐड करने पे π/2 मिलेगा। यहां π/2 तो मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि दोनों इनपुट्स पक्का सेम होंगे, मतलब x की वैल्यू पक्का 3 आने वाली है। मतलब ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 28 की बारी। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या करना होगा? देखो हमसे पूछा है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगेन यहां पर एडजॉइंट निकालकर आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे करूंगा? मैं यहां पर प्रॉपर्टी यूज करूंगा ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, है ना, या एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स ए करो। किसके इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहां पर इसका मैं डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालूंगा, तो क्या बनेगा? 2021 इंटू 1 माइनस 2022 इंटू 1 यानी -1 आएगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? डिटर्मिनेंट यानी -1 इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी -1 इंटू 1001। मतलब ये -1 0 0 -1 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें क्या करना है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ना तो y पक्का 0 होगा। जैसे ही y को 0 के इक्वल रखोगे तो यहां से 2 - x इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी यानी 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू पक्का 2 आएगी, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहा बच्चों। ठीक है, अब डेरिवेटिव वगैरह वगैरह कर लेते हैं, तभी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा, मतलब पहले स्लोप आएगा ना डेरिवेटिव से। चलिए, तो यहां पर पहले y निकाल लो, यानी 2 - x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से dy अपॉन dx हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा बच्चों? क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, इसका होल स्क्वायर, ये बिल्कुल सेम रहेगा। 2 - x का डेरिवेटिव ये रहा, माइनस ऑफ 2 - x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा। अब इसमें क्योंकि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, तो 0.2, को डेरिवेटिव में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों? यहां पर जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 2 डाल दो, और y दिखे तो 0 डाल दो, y तो कहीं है ही नहीं। एनीवे, तो 1 + 2 स्क्वायर यानी 5 इंटू -1 यानी -5 -2 -2 यानी 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसे। नीचे आपका 5 का स्क्वायर यानी -1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? y - y1 इक्वल टू स्लोप x - x1। इतना क्लियर है सभी को? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5y इक्वल्स x - 2। ठीक है, अब जरा साइड चेंज कर देते हैं, तो ये बनेगा x + 5y इज इक्वल टू 2। x + 5y इज इक्वल टू 2 यानी 29 का ऑप्शन ए चेक करो बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बारी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 में बेसिकली हमसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए ये पता करना है कि सेट ए पे कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन दिस सेट ए। सबसे पहले तो इस सेट में ना कितने एलिमेंट्स है ये पता कर लो, यानी यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं। अब किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। यानी यहां पर बनेगा 2 की पावर 2 और ये 2 - 1 यानी ये बनेगा 2 की पावर 2 ही रहेगा, इंटू 1 हो जाएगा यानी 4, यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पर देख लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है? इन एन एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द सेम मैक्सिमम वैल्यू on 2 corner points of the feasible region, then the number of point at which z max will occur will be infinite। डेफिनेशन यूज किया हमने। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखो z की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर 2 कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगी तो उन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस पूरे सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे z का वही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा बच्चों। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट विल बी इनफाइनाइट। ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला हुआ है? ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो यहां पर हमसे इस प्रोडक्ट की वैल्यू पूछी गई है। कैसे होगा? यहां पर प्रोडक्ट को 1 by 1 डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहां पर एल्जेब्रा वाला सिंपल एल्जेब्रा वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी a + b इंटू a - b क्या होता है? तो a² - b²। ये करोगे तो यहां पर ऑप्शन ए आप मार्क कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये मैट्रिक्स एल्जेब्रा है। चलिए काम शुरू करते हैं। a इंटू ए, ठीक है,
यहां पर माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी, ठीक है। इसके बाद इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यहां पर माइनस ए बी और ये प्लस बी ए और ये माइनस बी स्क्वायर। देखो अगर क्वेश्चन में कहीं बोला होता कि a इंटू बी इज सेम एज b इंटू ए, आपको पता है कि अगर ऐसा बोलेगा तो बोलेगा कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नेचर को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये हर बार पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, और यहां पर इन्होंने दे भी नहीं रखा। इस वजह से हमारा रिजल्ट बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जिस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन डी। एक बार चेक करो, क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या बोला गया है इसको भी देख लेते हैं। आपको y दे रखा है और आपको ना y का डबल डेरिवेटिव निकालना है x के रेस्पेक्ट में। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो बढ़िया, नहीं आती तो देखो, है ना। बात समझ आ रही है सभी को? क्लियर है? यहां पर ये बनेगा 2 log x ऑन द बेस ऑफ e, ये बनेगा 2 log ऑफ e ऑन द बेस ऑफ e। यहां से ये y आपको मिल जाएगा 2 log ऑफ x ऑन द बेस ऑफ e और ये -2 इंटू 1। यहां से डेरिवेटिव करो तो dy अपॉन dx आपको मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन x और ये -2 का 0, मतलब 2 अपॉन x। आपको क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है तो फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, आपका आंसर आएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को भी देख लेते हैं। यहां पर आपसे इसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछा गया है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सोचें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये तभी होता है जब यहां पर x बिलोंग करे, जब यहां पर x बिलोंग करे साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच से। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच यानी -π/2 से π/2। तो यहां 3π/4 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें, हम करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास, ठीक है। तो यहां पर ये बनेगा साइन π/4, समझे कि नहीं। साइन 3π/4 को ऐसे लिखा मैंने। अब यहां पर अगर तुम π/4 लिखोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हो। गड़बड़ से मेरा मतलब ये जो वैल्यू मिली ना ये इस इंटरवल में से है, तो यहां पर कोई भी गड़बड़ अब तो नहीं है। 34 का ऑप्शन बी सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा 35th क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। जहां पर x पॉजिटिव है तो आपको इसका ना लीस्ट वैल्यू बताना है। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। अगर पॉजिटिव नंबर p एंड q है तो अर्थमेटिक मीन ऐसे निकलता है और ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकलता है। यहां p का मतलब 2x और q का मतलब 8 अपॉन x अगर मैं ले लूं तो अपना काम बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, यहां पर मैं करूंगा 2x प्लस 8 अपॉन x अपॉन 2। नाउ दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2x इंटू 8 अपॉन x। तो ये ऊपर आपका क्या बना, ये तो ऊपर आपका फंक्शन ही बन गया ना। एक बार ध्यान से देखो, 2x प्लस 8 अपॉन x क्या है, वो फंक्शन है। तो ये डिनोमिनेटर में 2 है, यहां पर अंडर रूट में 16 आ रहा होगा और वो तो 4 होता है, चेक करके देखो, ठीक है ना। तो यहां 4 लिख लो। दोनों ही तरफ 2 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे मिल जाएगा। इसको पढ़ोगे कैसे कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यानी fx या तो 8 है या 8 से बड़ा है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 8 हो जाएगा। 8 मतलब ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 36 को भी देखते हैं। यहां पर क्या है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टाइसेस इज 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपसे ना k की वैल्यू पूछी गई है। देखो अगर आप ट्राइंगल का एरिया 10th क्लास के मेथड से निकालोगे तो कोई गलती नहीं होगी, MCQ है, कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर तो हम प्रॉपरली निकालेंगे। ये रहा 1/2, डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे ना। तो पॉइंट क्या है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। और यहां 1 1 1। अब ये आपको इन्होंने दे रखा है 9, लेकिन एरिया क्योंकि हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है तो हमें नहीं पता कि 9 होने की वजह से 9 आया या -9 होने की वजह से 9 आया, इसलिए प्लस -9 यहां पर लगा दो। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये +-18 बनेगा। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, कहां से करोगे, कॉलम 2 के अलोंग कर दो। तो यहां पर क्या आने वाला है बच्चों, ये यहां पर क्या आने वाला है, माइनस का k, ये -3 और ये -3। यहां से ये बनेगा आपका -6 और ये माइनस के यानी प्लस का 6 के। नाउ दैट इज इक्वल टू +-18।
तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो +-3 का मतलब तो 36 का ऑप्शन ए ही लग रहा है मुझे। 36 का ऑप्शन ए आप चेक कर लो, यहां पर 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 37 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा आपके सामने। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई। तो आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो अगर आपको याद हो, cos इनवर्स a, जानबूझ के स्मॉल a लिख रहा हूं, इसका रेंज ये होता है, मतलब इसका मैक्स वैल्यू क्या होता है, किसका मैक्स वैल्यू, जो मैंने लिखा है, यानी cos इनवर्स a का मैक्स वैल्यू पाई होता है। तो cos इनवर्स x का मैक्स वैल्यू पाई होगा, इसका भी मैक्स वैल्यू पाई होगा, इसका भी मैक्स वैल्यू पाई होगा, तभी तीनों को ऐड करने पे 3 पाई मिल रहा होगा। कुछ समझे? यानी मैं इसे पाई के इक्वल रखूंगा, तो यहां से x इक्वल टू कॉस पाई। अब cos पाई बेसिकली -1 होता है। सिमिलरली y बन जाएगा आपका cos पाई, वो भी -1। सिमिलरली z आपका बन जाएगा cos पाई, वो भी -1। क्यों? क्योंकि आप cos इनवर्स y को भी तो पाई रखोगे बच्चों। सेम तरीके से मैंने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया, वही कहानी यहां पर भी होगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी है, चलो इनमें पुट करते हैं। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स इंटू वाई इंटू जेड, माइनस एक्स है ना, माइनस ऑफ -1 +1, माइनस वाई अगेन +1, और ये भी +1। ये बनेगा आपका -1 ही बनेगा। देख लो यहां पर ये प्लस का 3 - 1 यानी 2, यानी ऑप्शन डी पे आप मार्किंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब 38th क्वेश्चन की बारी। यहां पर क्या बोला हुआ है, यहां पर हमें एक सेट ए दे रखा है और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा हुआ है सेट ए में, जिसमें ये वाले एलिमेंट पक्का होंगे। अपने स्क्रीन पे देखो, आपको 2 एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, तीसरा आप ढूंढ के निकालना। मेरा मतलब यह हुआ कि 38 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सेट ए, जो गिवन सेट ए है, उसके ऊपर अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन लिखने होंगे जिसमें ये वाला एलिमेंट पक्का होना चाहिए, तो वो सिर्फ 2 ही रिलेशन हो सकते हैं। तो 38 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यहां पर क्या बोला हुआ है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। देखो ए और बी एक दूसरे का इनवर्स तभी होंगे जब ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, यानी 39th का भी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 40 लेते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सेक्शन बी का। ठीक है, चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। कैसे होगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ दिस कर्व। सबसे पहले इसका स्लोप निकालो, इसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो m इक्वल टू dy/dx क्या मिलेगा बच्चों, -3x² प्लस 6x प्लस में 12, यानी स्लोप क्या मिला, -3x² प्लस 6x प्लस 12। तुम्हें इस m का यानी स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलो अब यहां से काम शुरू करते हैं। देखो अगर आप डेरिवेटिव कंसेप्ट से आगे बढ़ना चाहते हो तो आपकी मर्जी, अगर डेरिवेटिव से नहीं तो फिर कैसे। यहां से अगर मैं -3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या मिलेगा, अंदर मिलेगा x² -2x और ये -4। एक बार चेक करिए, -3x² प्लस 6x और ये +12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, -3 एक ब्रैकेट लगा लेता हूं, मैं इसको लिखूंगा x² -2x प्लस 1, लेकिन +1 करेंगे तो यहां -5 दिखाना पड़ेगा बच्चों। एक बार चेक करो, सब कुछ ठीक है ना। यहां से बनेगा -3, ये है x -1 का होल स्क्वायर, और यहां पर ये प्लस का 15 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। जैसे कि हमें पता है कि x -1 होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ये बात सबको पता है ना, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना, पूरे में -3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही -3 से मल्टीप्लाई करोगे ये इनइक्वालिटी आपका चेंज होने वाला है बच्चों। मतलब -3 इंटू x -1 होल स्क्वायर, ये देखो ऐसे बनेगा। अब पूरे में +15 कर दो, है ना। जैसे ही 15 ऐड करोगे ये देखो इस तरीके से आपको दिखेगा। बात समझे। और ये तो आपका m है, यानी m हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 15, यानी m की वैल्यू या तो 15 होगी या 15 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी, तो चले जाओ -∞ तक, है ना। लेकिन हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है ना, तो मैक्स वैल्यू यानी या तो ये 15 होगा या इससे छोटा होगा। तो मैक्स वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, मैक्स वैल्यू विल बी 15 मतलब ऑप्शन ए आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों बेसिकली इसी के साथ मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्यूशन तो कंप्लीट कर चुका हूं, यानी हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब रह गया आपका सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन है, जहां पर आपको केस स्टडीज भी मिलेंगी और 5 MCQ भी मिलेंगे।
तो ये रहा बच्चों सेक्शन सी, जहां पर क्वेश्चन 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको कोई से भी 8 क्वेश्चन करने होंगे। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 46 से लेकर 50 तक यानी लास्ट के 5 क्वेश्चन केस स्टडी के ऊपर होने वाले हैं, यानी 5 स्टैंड अलोन एमसीक्यू होंगे और 5 केस स्टडी वाले एमसीक्यू होंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्या बोला हुआ है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर गिवन एज दिस। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले इसको O बोल दो, इसको A बोल दो, इसे B, इसे C और इसे D बोल दो, ठीक है। तो अगर ओरिजिन पे आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली तो ये तो 0 बनेगा, है ना, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। इसके बाद P एट A निकालो, है ना, 0,8 यहां पर डालोगे तो 3 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16 आ जाएगा। ऐसे ही आप P ऑफ B निकालोगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो B यहां पर डालोगे 3 2 जा 6 प्लस 7 इंटू 2 यानी 14, यानी ये बनेगा आपका 20। फिर इसके बाद P ऑफ C निकालो तो P एट C निकालेंगे तो 3 5 जा 15 प्लस 4 2 जा 8 यानी ये बनेगा 23। फिर यहां से P एट D निकालेंगे तो P एट D मतलब 3 6 जा 18 प्लस 0 यानी ऐसे आएगा। मतलब मैक्स वैल्यू क्या दिख रही है आपको, तो मैक्स वैल्यू आपको दिख रही होगी 23। तो 23 मतलब ऑप्शन सी चेक करो। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 42। यहां पर क्या पूछा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस कर्व एट ओरिजिन। चलो इसका ना डिफरेंशिएशन करो, तो dy अपॉन dx sin x का क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे इसमें ओरिजिन यानी 0,0 पॉइंट डालोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आपको स्लोप की वैल्यू मिलने वाली है cos 0 यानी 1। लेकिन ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप निकालोगे तो इसका उल्टा करके -1 लगा दो, यानी देखो इस तरीके से, समझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल ये -1 होता है ना, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मिल चुका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। यहां से सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल्स 0, यानी ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस विल टच द x एक्सिस। x एक्सिस को टच करेगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, इतना तो पक्का है ना, तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 25 इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात, अगर ये कर्व x एक्सिस को टच कर रहा है इसका मतलब x एक्सिस क्या है, x एक्सिस यानी y इक्वल टू 0 क्या है, इस कर्व के लिए टेंजेंट है बच्चों, ठीक है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होने वाला है यहां पर, तो स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट यानी स्लोप ऑफ x एक्सिस विल बी 0, यानी इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 0 आना चाहिए। चलिए काम शुरू करते हैं। dy अपॉन dx क्या बनने वाला है, 2x प्लस ax यानी a इंटू 1 प्लस 25 का 0, तो ये भी 0 आएगा, मतलब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a अपॉन 2, ठीक है बच्चों। अब इस x की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, समझे, यहां पर पुट कर दो x की वैल्यू, ताकि आपको a में इक्वेशन मिल जाए। क्या बनेगा, माइनस a बाई 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बाय 4, और ये है आपका ax मतलब माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस a स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस a स्क्वायर बाय 2 यानी माइनस a स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, माइनस का 25, यहां से a स्क्वायर विल बी 100 मतलब a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 10। लेकिन इसने आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछी है, इसलिए ऑप्शन सी आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन दे दिया हमें, है ना। क्या बोला हुआ है, इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द कंस्ट्रेंट्स ऑन द डिसीजन वेरिएबल x एंड y आर गिवन एज दिस, द फिजिबल रीजन इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इज बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट etc। चलिए पहले यहां पर हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। देखो रफली ग्राफ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x एक्सिस, यहां पर y एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर x और y तो पॉजिटिव हैं, लेकिन यहां पर x इक्वल टू 3 ये वाला भी लाइन लेना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 3 का एक लाइन आप ऐसे ले लो, इसका शेडिंग वगैरह करेंगे, वेट करिए। एक है आपके पास x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 यानी ये तो पक्का ओरिजिन से पास करेगा, इस तरीके से x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है।
अब यहां पर हमें शेडिंग करनी है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इनइक्वेशन ये था बच्चों, इसका टेस्टिंग पॉइंट अगर 0,0 लोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, मतलब ट्रू कंडीशन है, मतलब इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी, यहां पर ओरिजिन होता है ना, ठीक है। अच्छा, इसका करस्पॉन्डिंग इनइक्वेशन देखो ऐसे है, जिसके लिए मैं टेस्टिंग पॉइंट 0,0 नहीं ले सकता, तो क्या लूं, जैसे मेरा मन कर रहा है 0,1 लेने का, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 0,1 यहां पर डालोगे तो ये बनेगा 0 - 3 × 1 यानी -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स है। 0,1 देखो यहां पर कहीं आएगा, कंडीशन ट्रू होगा तो शेडिंग ऊपर करते हैं, लेकिन फॉल्स है तो शेडिंग नीचे होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, क्योंकि इसने आपको ये भी बोला हुआ है और ये भी बोला हुआ है, यहां पर देखो, यहां पर देखो, इस तरीके से शेडिंग होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंडेड रीजन बनेगा, यानी ऑप्शन बी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यानी स्टैंड अलोन एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद केस स्टडी की बारी है। यहां पर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, आपसे x की पावर 4 की वैल्यू पूछी गई है, चलो काम शुरू करते हैं। 2x × x यानी 2x² माइनस -9 × -2 यानी माइनस का 18 हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 -8 × 1 = 8 यानी ये तो 0 होगा, यानी x² विल बी इक्वल टू 18/2 यानी 9, x² आ गया, x की पावर 4 निकालोगे तो 9 का स्क्वायर करोगे मतलब 81, मतलब ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी हो गया। अब सुनना ध्यान से बच्चों, ये जो आपका केस स्टडी एमसीक्यू दिख रहा है, ये केस स्टडी एमसीक्यू बेसिकली कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। सेम टाइप का सिनेरियो है, सेम डाटा है, डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं, यहां पर क्या बोला गया है। फॉर एन ईएमसी प्रोजेक्ट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मेक्स एन ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर अ ज्वेलरी शॉप फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये आपका स्क्वायर शीट है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको ज्वेलरी शॉप के लिए एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करना है, देखो ध्यान से क्या बोला गया है। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, मतलब हर कॉर्नर से ना एक स्क्वायर पीस कट करके जो फ्लैप्स बनेंगे उनको फोल्ड करके हमें एक बॉक्स बनाना है ज्वेलरी शॉप के लिए, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये x सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हमने कट कर लिया, स्क्वायर का साइड x सेंटीमीटर, यहां पर भी ऐसे ही x, यहां पर भी x और यहां पर भी x। देखो जब आप बॉक्स बना रहे होंगे तो जो फ्लैप्स आपके लिए बनेंगे ना, तो बॉक्स का लेंथ, विड्थ और हाइट वो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो यहां से x आपने कट किया, ये आपने x कट किया और यहां से भी आपने x कट किया, समझे। तो बीच में क्या बचा, यानी ये क्या बचेगा, दिस विल बी 18 - 2x। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई। सिमिलरली यहां से x आपने कट किया, यहां से भी आपने x कट किया, तो बीच में क्या बचेगा, 18 - 2x, और ये पूरा सेंटीमीटर में होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बॉक्स होगा ना, उसका लेंथ क्या होगा, 18 - 2x, और उसका विड्थ भी यही रहेगा, ठीक है। लेकिन बॉक्स का हाइट क्या होगा, तो बॉक्स का हाइट वो होगा जो स्क्वायर पीस आपने कट किया है ना, उसका साइड लेंथ होगा, मतलब h विल बी इक्वल टू x। समझे बच्चों। अब इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि बॉक्स का लेंथ और विड्थ क्या होगा और बॉक्स का हाइट क्या होगा। ये रहा आपका बॉक्स, ठीक है बच्चों, ये आपका ज्वेलरी शॉप के लिए बॉक्स जो बनाना था वो बन चुका है। अब यहां पर हमें इन इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन के बॉटम में देख रहे होंगे, क्या पूछा गया है, द वॉल्यूम V ऑफ द ओपन बॉक्स। देखो जो बॉक्स बनेगा उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, LBH, समझे। क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स बनेगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। यहां पर L और B तो हमें पहले से ही पता है कि दोनों इक्वल हैं, 18 - 2x के इक्वल हैं दोनों, तो ये बनेगा 18 - 2x का होल स्क्वायर और h यानी x, ठीक है। ये ब्रैकेट में से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा ना, तो स्क्वायर होने की वजह से वो 4 हो जाएगा, लेकिन अंदर 9 - x और ये होल स्क्वायर और ये इनटू x, ठीक है। जरा होल स्क्वायर खोलते हैं, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऑप्शंस को मैच करके देखेंगे कौन से वाला सही है, ठीक है। चलिए जरा थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर देखो मैं क्या करने वाला हूं, दिस विल बी 4, ऑलरेडी पहले से ही 4 है ये तो, ठीक है। ये बनेगा आपका 81 - 18x प्लस x², समझे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहां बाहर जो x है इसको अंदर भेज दो,
तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो अगर आप अंदर भेजना चाहो तो भेज सकते हो, लेकिन जरा मैं ऑप्शंस को भी एक बार देखता रहूं। तो ऑप्शन ए बेसिकली मुझे ऐसा ही दिख रहा है जो मैं अभी तक लिख चुका हूं। एक बार देखो, बस मैं रीराइट कर रहा हूं ऑप्शन ए की वजह से, यानी 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार आप देख लो ध्यान से, समझे बच्चों, क्लियर है? यानी 46 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, 47 में क्या बोला गया है। यहां पर कह रहा है द कंडीशन फॉर द वॉल्यूम वी टू बी मैक्सिमम। देखो अगर कोई भी फंक्शन मैक्सिमम होना है तो उसका डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखकर। तो यहां पर हर जगह अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो यहां पर है और यहां पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव कहां पर है, तो यहां पर है। कहने का मतलब ऑप्शन बी आप चेक कर लो, 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, 48 क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। देखो यहां पर बोल दिया है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। समझे, यानी यहां पर आपको वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होना है तो स्क्वायर पीस जो आपने कॉर्नर से कट किया है ना, उसका साइड लेंथ क्या होगा। देखो मैं आपको डायग्राम फिर से दिखा देता हूं। यहां पर आपने हर कॉर्नर से ना एक स्क्वायर पीस कट किया है, तो उसका साइड लेंथ यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहां पर देखो वॉल्यूम फंक्शन तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है ना, ये रहा आपका वॉल्यूम फंक्शन। चलो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो डायरेक्टली मैं dv अपॉन dx से ही लिख रहा हूं, यानी यहां से मैंने डाटा पिक कर लिया 48th क्वेश्चन के लिए। यहां पर एक काम और भी कर सकते हैं, एक काम ये करो कि पहले आप v इक्वल टू 4, यहां पर x जो बाहर है ना उसको अंदर भेज दो, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर लेना, आसान रहेगा। -18x² प्लस 81x ऐसे बनेगा, और ये x³ मैं पहले ही लिख चुका था इसलिए मैंने बोला ही नहीं। फिलहाल इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये 4 बाहर है, ठीक है, यहां पर बनेगा 3x² माइनस ये 36x आएगा और प्लस 81x का 1 हो जाएगा। पूरे में से 3 कॉमन लोगे तो बाहर 4 है, 12 हो जाएगा। अंदर x² माइनस 3 कॉमन लिया है तो ये माइनस का 12x और यहां पर प्लस का 27 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो ये बनेगा x माइनस 9 और ये x माइनस 3, इस तरीके से 2 फैक्टर हो जाएंगे। अब क्योंकि यहां पर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने वाला हूं। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा यानी 12x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3, इसे 0 के इक्वल रखते हुए हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू या तो 3 आएगी या फिर x की वैल्यू 9 आएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर पॉसिबल क्यों नहीं है, चलिए डायग्राम देखते हैं। अगर x की वैल्यू 9 हम लेंगे तो क्या होगा, यहां से आपने 9 सेंटीमीटर साइड वाले स्क्वायर को कट कर दिया और यहां से भी आपने सेम साइड लेंथ वाले स्क्वायर को कट कर दिया। मतलब ये हुआ कि यहां पर अब कोई भी लेंथ बचेगा ही नहीं, मतलब आपका जो कार्डबोर्ड है वो बचेगा ही नहीं, वहां फ्लैप्स तो बचेंगे ही नहीं, तो फोल्ड क्या करोगे, बॉक्स क्या बनाओगे। तो इसलिए 9 सेंटीमीटर वाला जो यहां पर वैल्यू मिला है ना, उसे तो हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा ये वाला यानी 3 सेंटीमीटर वाला, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन सुनो, यहां पर ऑप्शन ए में मार्क तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ गई कि यहां पर मुझे ये चीज तो कंफर्म हुआ ही नहीं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, यस और नो। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां पर प्रॉब्लम क्या रह गई, प्रॉब्लम ये रह गई कि हमने डबल डेरिवेटिव नहीं किया। डबल डेरिवेटिव करने से ही तो पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम पक्का x इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम होने वाला है। समझे, देखो इसने बोला तो था आप लोगों से कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी मैक्सिमम, समझे कि नहीं। तो इसके लिए डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, लेकिन पेपर क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है तो आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर अगले क्वेश्चन पे चल सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल डबल डेरिवेटिव निकाल के आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, यानी d2v अपॉन dx2 कर लेते हैं। तो ये बनेगा 12, पहले से ही बाहर है, यहां पर x² का 2x माइनस 12x का -12 और प्लस 27 का 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसे। ठीक है, यहां पर अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूं अपने डबल डेरिवेटिव में, तो क्या ये पक्का नेगेटिव आ रहा है, एक बार चेक करो ना। 2 3 जा 6 माइनस 12 मतलब 6 माइनस 12, बाहर एक 12 पहले से ही है और यहां -6 आ जाएगा, ये पक्का नेगेटिव आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन x विल बी 3 सेंटीमीटर।
बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, मतलब हमने कंफर्मेशन भी ले लिया, मेरा मतलब ये है कहने का। अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, इसमें क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन 49, मैक्सिमम वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द ओपन बॉक्स। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम था क्या बच्चों? वॉल्यूम वॉज इक्वल टू, यहां पर था 4x और ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। एक बार चेक कर लो, 4x, ठीक है, यहां पर फर्स्ट पार्ट में देखो 4x एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81, बिल्कुल ठीक लिखा है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए यहां पर मुझे x की जगह 3 पुट करना पड़ेगा। चलो काम शुरू करते हैं। यहां पर 3 पुट करोगे तो 4 3 जा 12, यहां पर 3 पुट करोगे तो 9, यहां 3 पुट करोगे 18 3 जा 54 प्लस 81 पहले से ही है 12 इंटू, देखो ये क्या बनेगा 81 प्लस 9 यानी 90, 90 माइनस 54 क्या होगा बच्चों? 36 होगा क्या? बिल्कुल ठीक है। देखो इसे मैं किस तरीके से कैलकुलेट करने वाला हूं, ऐसे लिख लूं। देखो 36 को मैंने लिखा 12 इंटू 3, नाउ दिस विल बी 144 इंटू 3। तो यहां से अब मल्टीप्लीकेशन करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 एंड 1 13, ठीक है, कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 यानी 4। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो यहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर लगाना मत भूलना। अब यहां पर चेक कर लो कौन से वाला ऑप्शन, एक बार देखो बेटा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया, यानी क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है। द टोटल एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर्स। तो सुनना ध्यान से, हमें करना क्या है, यहां पर जो आपने स्क्वायर पीस कट किए थे ना बच्चों, तो हर स्क्वायर पीस का साइड लेंथ x सेंटीमीटर था, मतलब एक स्क्वायर का अगर एरिया निकालेंगे तो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर आएगा। लेकिन हमारे पास टोटल 4 स्क्वायर्स कट किए गए थे, अगर आपको याद हो तो चारों कोनों से, तो बस 4 टाइम्स कर दो, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू 3 आई थी, है ना, तो यहां पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, यानी ऑप्शन बी एक बार आप चेक करिए, क्वेश्चन 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर यानी प्री बोर्ड का जो पेपर था दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का, उनका सॉल्यूशन तो कंप्लीट कर लिया। अब इवनिंग शिफ्ट का भी हम सॉल्यूशन जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर देना, इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।